बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में आप सबको कहता हूँ खुश आमदेद। हुज़ुर वाला, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। एक का ताल्लुक़ हमारी शारक से है। कश्मीर को हम शारक कहते हैं और शारक जो है वो हमेशा बड़ा एक किरदार अदा करती है, लेकिन शारक जो है वो बिछड़ने के करीब है। अगर बिछड़ी नहीं भी है तो वो कमज़ोर ज़रूर हो चुकी है। तो आज इनसे जानूंगा कि इस शारक के साथ हमने क्या किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपकी भरपूर तालियों में जी। उनके साथ मौजूद है जी नून लीग के रहनुमा हैं ये, और MNA मुख्तलिफ जो सीटें हैं इनके घरों की रहती हैं और अपने हलके में बड़ा खासा दबाव रखते हैं। मियाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO भी हैं और आप ख़ुसूसन मेरे प्रोग्राम में इनको देखते ही रहते हैं। मियाँ उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। एक यंग एनालिस्ट में कैसे हैं सर आप? कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं सादगी का, आकाश कोई तुम्हें बताए मकाम ऊंचा है सादगी का। हाँ, क्या हाल है, कैसी हो? रमजान के बाद क्या फिर बाजों के साथ आ एक मिनट मुझे इधर प्रोग्राम करने दे, उसके बाद आपके बाजे शाजे ने लगा पूरी एक मिनट मेरे मुझे इधर शो करने दें। कर लो, मैंने रोके हेलो ये कौन सी भाई के साथ लेके आई हो? अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, शो करने दें। देखो हमने मैचिंग भी की है। अच्छा एक मिनट तुम दोनों जो हो, आपने कभी प्रॉपर शीशे में अपनी दोनों ने शक्लें देखी हैं? देखी है। क्यों, क्या हुआ हमारी शक्लों को? आपके कितने बच्चे हैं? सच सच बताइएगा। अल्लाह की रहमत है, सारे बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे दिला में पा एक पोपटे नेशनल टीवी का शो है ये, आप लोग और क्या कर रहे हो? इधर आनी है लोग। ये कौन सी जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इधर आनी इधर आ। और अभी अब वो क्या वाहियात किस्म के बंदे भी आपने उसमें क्या हो पीछे मियां साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक। मियां साहब कैसी जा रही है बिजनेस हालात, कोरोना शरोना और हुकूमत और बाकी सब ओके चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। लास्ट ईयर अगर देखा जाए ना कुछ, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च के अंदर ही कोरोना इम्पैक्ट किया है पाकिस्तान में, तो अल्लाह का खास करम रहा है कि आज एक साल हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोरोना साल हो गया। विद इन 5 to 6 years कोरोना रहा तो है, लेकिन उसके बाद फिर अपने मुल्क के कुछ हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर जब मुल्क अपनी जगह पे जब खड़ा होना शुरू हुआ तो फिर कोरोना की तीसरी लहर आई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। बिल्कुल। अभी आप देखें ना, जितनी ट्रेड है हमारी पाकिस्तान की, अगर बिजनेस के बारे में हम बात करें ना, हमारी जितनी ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इस टाइम आप कह लें कि ट्रिलियंस का बिलियंस का जितना भी स्टॉक है सारा सी के अंदर मौजूद है। अब उसकी आगे कंजम्पशन और नीड कब निकलेगी? जब ये कोरोना से हमारी जान छोड़ेगी। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को इस टाइम लॉस हो रहा है, लेकिन आगे रोजगार भी नहीं चल रहे, हर चीज बंद पड़ी है। कोरोना की वजह से इस टाइम मुल्क के अंदर जो है तबाही फिर गई है। लेकिन इसमें हमारा मियां साहब का भी इन इश्यूजों के साथ मोजे पहले छोड़ दिए हैं। सारे में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है जब आप पहली दफा आए। अच्छा, वैसे तुम्हें फैशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये फैशन का हिस्सा है आजकल। और उन्होंने मोजे पहने होंगे, लेकिन वो स्मार्ट मोजे होंगे, उसके अंदर जो होते हैं, क्या पता है तुम्हें यार, तुम लोग क्या चीजें क्या हो यार, चीजें तुम दोनों है वो क्या? देखो सारी गल्लां छड्डो, डर गया करना। पहले मैंने रोटी ले आ दो, भूख बड़ी लगी, खेती करो ताकि ओए रोटी मारे सालम तेरा प्यो मंगेगा। ओए मैंने मार लिया, तू जालिमा। ओए मेरे बात पलते मेरे। ओए एक मिनट ओए आलू गोश्त चेक से क्या बात है, क्या बात है। चला
तू लगा रहे देखिए जी, वैसे हमारी कौम ऐसे ही लड़ रही है, रोटी पे भी लड़ रही है और हर चीज पे लड़ रही है। इस कौम का हाल क्या है आखिरकार? मियां साहब, इसने ठीक कैसे होना है? सर इसने ठीक ऐसे होना है कि देखें, अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, चाहे वो 20 करोड़ है चाहे वो 22 करोड़ है, हम सब लोग एक पैनल पे आ जाएं, ठीक है। आज यहाँ पे कोई जलसे जुलूस होते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं जी कि आज हम आपको 1000 रुपया पर डे देंगे, सारी दुनिया वहां भागती जाएगी। तो सर ये देखें, यूरोप कंट्रीज को देखें, एशियन कंट्रीज को देखें, ही वॉज वेरी स्टैब्लिश्ड। इधर क्या है कि कानून एक है, दुनिया एक है, लोग एक हैं। यहाँ पे हर बंदे को लालच है, जब लालच जिस मुल्क के अंदर आ जाएगी फिर उधर कोई कुछ नहीं कर सकता। मुर्तजा दुरानी साहब, पहले तो बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं मुर्तजा भाई, आप बतौर कश्मीरी, हमारी पाकिस्तानी अवाम से हम सारे एक हैं, नो डाउट, लेकिन सिंध भी भाई है, बलोची भी भाई है, पंजाबी भी भाई है। क्या मेरा कश्मीरी भाई इस पाकिस्तानी भाई से खुश है? उसको हकूक वो दे रहा है, उसके लिए उतनी स्ट्रगल कर रहा है जितनी उसे करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़ा अच्छा आपने और बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल किया। कश्मीर के जो लोग हैं पिछले 50 साल से आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने जो है वो शहादत का जो है वो जाम नोश किया। पाकिस्तानी अवाम के साथ तो हमारे कश्मीरी भाइयों को कोई गिला शिकवा नहीं है और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और अब आपने देखा कि इंडिया ने कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलतें दी हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है कि वहाँ पे जो सब्सिडी दी जाती है फूड पर, बाकी आइटम्स पर, इवन के लिटरेसी रेट वहाँ पे जो है 90% से अबव है मकबूजा कश्मीर में इंडिया की तरफ से। उसके बावजूद जो है वो आप देखें कि उनका एक जज्बा है। ये नहीं है कि वो इंडिया में भी तो करोड़ों मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो कश्मीरी जो है वो वाहिद ऐसी कौम है जो पाकिस्तान के साथ अपना इलाक़ सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर वो करना चाह रहे हैं। और वो पिछले 50-60 साल से जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ, इस तारीख में ऐसी कुर्बानी आपने नहीं देखी होगी कि जो बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, वो सब जो हैं उस तहरीक में शामिल हो गए। इसमें ना बात सुनो, ये चमचे ना लेके आना, ये मेरे पास 2 है। ये शाट देखो, इन चमचे को जब तुम खाओगी दिल को मचलाओगी, निमक तेज लगाओगी, ब्लड प्रेशर हाई कराओगी। जीना ये सब केस में साथ काम वाला भी ना लेके आ रहा है। मियां साहब, कश्मीरी भाइयों के हमने हकूक अदा नहीं किए, मुझे लगता है बतौर कौम। नून लीग से ताल्लुक आपका, जब बात हो फ़ारूक साहब, राजा फ़ारूक साहब इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, अगला इलेक्शन होगा, एक्सपेक्टेड यही होता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वहीं पे वो बनेंगे। ये ट्रेडिशन चेंज कब होगा? ये जो हम दावा करते हैं कि फ़लाँ को सूबा बना दिया, फ़लाँ को ये कर दिया, आपने बारियाँ भी बड़ी ली हैं, सूबा क्यों नहीं बनता? अगर सूबा बन जाए तो इसमें गलत क्या है? सर देखें, एक तो जब यहाँ पे चीज़ें बिकना बंद हो जाएंगी ना पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर रियलिटी निकल कर आएगी। यहाँ पे क्या होता है, जब वोट कास्टिंग होनी होती है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, बट सो एवर जिसके भी कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, तो कॉल्स आ रही हैं जी कि आपने प्रेशराइज करके लोगों को इस पार्टी को वोट देना ही देना है। अगर लोगों के हकूक लोगों को पूरा मिलना शुरू हो जाए ना इस कंट्री के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि ये मुल्क कभी भी जिंदगी में मार खा जाए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे आप देखें क्या कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, हम लोग प्रेशर दे के लोगों से काम ले रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो भाई हैं या कोई भी है, जब उन्होंने वोट ही नून को देना है या पीपल पार्टी को देना है, तो उनसे प्रेशराइज करके वोट किसको दिया जा रहा है? पीटीआई को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सब जितनी ये लोग गवर्नमेंट है, ये सब बिके हुए लोग हैं सर, और इनकी जेबों में पैसा जा रहा है। किसी को कोई भी मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं सोच रहा। हर बंदे को अपनी जेब भरने की पड़ी हुई है इस टाइम, और हर बंदे को यही है कि यार बस मैं किसी तरह बन जाऊं, मैं बन जाऊं। अब मुझे ये बताएं, आपकी जितने आपके पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, ये पैसा कहां से आया है? ये जितनी आवाम बैठी है यहाँ पे सारी, ये इनका पैसा है, ये आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये इनका पैसा है, ये उनका पैसा है। ये कोई अपना कमा कर नहीं लेकर आए ये पैसा, ये सब आवाम के पैसे पे जी रहे हैं सर। अगर इनका अपना पैसा होता तो आज शुगर मिले और आज ये चीजें ना लगती, आवाम को रिलीफ मिलता ना। कश्मीरी जो, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर करना चाह रहा हूँ ये शो, आपका इलेक्शन आने वाला है, वहाँ पे क्या कैंपेन शुरू कर दी गई है या अभी हल्का फुल्का प्रोग्राम है, रमज़ान के बाद से ये एक्टिव हो जाएगा? नहीं, कैंपेन तो ऑलरेडी स्टार्ट है और बदकिस्मती से कोरोना के इस
वबा के बावजूद जो है वहाँ पे कोई SOPs का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा और जलसे जुलूस हो रहे हैं और कंपेन तो जारी है। लेकिन ये है कि कंपेन के साथ मैं भी हर जगह ये अपील भी करता हूँ हमारी सियासी लीडरशिप से कि लोगों को जो है वो महफूज करें। लोग तो दीवाना वार निकल आते हैं जलसे जुलूसों में, ना कोई मास्क पहनता है ना सैनिटाइजर का कोई ख्याल है। तो ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ही खौफनाक है। इसमें तो मैंने देखा है कि लोगों को सिम्टम्स जो अलामात हैं वो भी नहीं हो रही जो पहले होती थी कोरोना से। अभी इसी तरह जो है वेंटिलेटर पे डायरेक्ट जा रहे हैं और पाकिस्तान में आपको पता है ना वेंटिलेटर्स की भी बिल्कुल वो शॉर्टेज हो चुकी है, बेड्स भी नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स में। तो अभी लोगों को खुद ही एहतियात करनी चाहिए, कोरोना वायरस जो है इसको सीरियस लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, कहा जाता है कि मास्क से जो है वो 90% चीज़ें ये कम हो रही हैं, तीसरी लहर ने तो ज़्यादा नहीं हमें मियाँ साहब धकेल के रख दिया है इसमें? सर बहुत ज़्यादा धकेल के रख दिया है। अगर आप शुरू के अंदर देखें ना, लास्ट ईयर जो कोरोना आया तो एक हद तक हमने उसको कंट्रोल किया अल्लाह के हुक्म से, सर्वाइव हमने कर गए। लेकिन सर्वाइव हम बेशक आफ्टर 5 मंथ्स के बाद किया लेकिन हम कर गए। लेकिन ये लहर ऐसी है कि लेकिन मैं अभी भी यही अपनी कौम को बंडल ऑफ थैंक्स कहना चाहूँगा कि अभी भी इन हालात के अंदर हम लोग सेफ्ड है माशाल्लाह। अगर आप बाहर देखें तो बाहर की मीडिया इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी कोई बैड न्यूज़ मीडिया पे आने नहीं देती। लेकिन इस टाइम यूरोप के अंदर मेरे खुद जाहिर बात है सारा बिजनेस वहाँ पे मौजूद है, तो हमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं कि सर यहाँ पे लोग बड़े डेंजरस हैं। अब जैसे इटली को देख लें, इटली ने क्या किया कि जितने अपना ओल्ड पीपल्स हैं सारे आफ्टर 50 मंथ जिनकी एज रही है उनको उन्होंने सारे सिरिंज लगा के एक्सपायर करते रहे हैं। लेकिन हमारे कंट्री में ये चीज़ नहीं हुई। अब तो माशाल्लाह वैक्सीन भी आ गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए हर बंदे ने अपनी केयर अपनी एहतियात खुद करनी है। अगर वो करेगा तो वो बचेगा, नहीं करेगा ही विल बी डाई। ये लगता नहीं है कि समझ नहीं आ रही यार प्राइमरी सा ते सलाब आ गया, मैट्रिक कीती सिलसिला आ गया ते यकीन जान फौरन ही कॉलेज पहुंचिया ते डेंगी आ गया, शादी दी उम्र आई कोरोना दी जान छोड़ गया। शादी के बाद मैं मर जाऊंगा, गम नहीं गवारा नहीं मरना है, गवारा नहीं मरना। एक मिनट मुझे बात बताएं, ये आज आप दोनों का शो हो रहा है? आप अपना शो करें हैं? राजी राजी पूरी मुलाका समझिए उसे मौका दस देंगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब, मुझे ये बताएं कि पीटीआई ये जो इलियास साहब है, चौधरी इलियास साहब, तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, क्या ये अगले प्राइम मिनिस्टर की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए अभी तो बहुत अर्ली आप इसकी प्रेडिक्शन दे रहे हैं क्योंकि अभी तो इलेक्शन का हुआ है। उन्होंने लेकिन पीटीआई के ये कंफर्म उम्मीदवार यही हैं। उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ है, 3 सीटों से उन्होंने अप्लाई किया, तो टिकट उनको पीटीआई देगी। उसके बाद इलेक्शन अगर वो विन करते हैं तो फिर शायद वो इस दौड़ में शामिल होंगे। तो अभी तो उनका हल्का ही कोई नहीं है। तो तनवीर इलियास साहब जहाँ से भी विन करें, लेकिन कैंडिडेट पे भी होता है ना, डिपेंड करता है। वो अपने इलाके से फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब आपने मेरा ख्याल है अगले नेक्स्ट अपना जो अभी हमने शो किया था उसमें भी आपने मुझसे डिस्कस की थी बात कि मुझे बताएं मियाँ साहब कब आ रहे हैं। सर मियाँ साहब वहाँ पे बैठ के सारी चीजें कंट्रोल अप कर रहे हैं। देखें वो मैं उसकी बड़ी वजह आपको बता दूं। मियाँ साहब आ तो जाएं इधर, लेकिन मियाँ साहब ने आके यहाँ पे मरना है। मुझे ये बात बताएं, ये छोड़ रहे हैं उनको? सर वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखें प्राइम मिनिस्टर की एक रिस्पेक्ट होती है, हाँ, और रिस्पेक्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की। देखिए नवाज शरीफ गले की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी है? सर दोनों की समझे आप, हाँ, क्योंकि मसला ये है कि कुछ लोग उनसे तंग हैं। जो वो उन लोगों से तंग हैं वो कहते हैं कि आपका सियासत में काम ही नहीं है, आपका पॉलिटिशियंस में काम ही नहीं है, आपकी जो ड्यूटी है वो आप वहां पे सर अंजाम दें। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, बस उस वजह। अब देखें वो आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, बस मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ। मुर्तज़ा दुरानी साहब, ये एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है जी? क्यों काम नहीं करने देती? हर बंदा पीटीआई की हुकूमत बुरी है, वो कहती है हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे हमें कोई नहीं हटा सकता। नून लीग का कोई मसला तो वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि वो हर जगह इम्पैक्ट हो रही है, या बस एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली ये पाकिस्तान में ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पॉलिटिशियंस ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया।
उन्होंने अवाम के साथ कभी रब्ता नहीं रखा, कभी डायरेक्टली अवाम पर ट्रस्ट नहीं किया, उन पर डिपेंडेंट नहीं हुए। वो हमेशा जो है GHQ के गेट नंबर 4 पे जाके जो है ना अपने शेख वाला बयान दे रहे हैं आप? हाँ वही मैं, क्योंकि ये 4 नंबर गेट जो है मशहूर है मीटिंग्स के हवाले से, तो शायद हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो खुद ही सारे बैठ के तय कर लें कि हमने पॉलिटिशियंस के तौर अगर ये पे, सारे बैठ जाएं तो ये पॉलिटिशियन फिर किस काम के हुए हैं? ये तो फिर पॉलिटिशियन ही ना हुए ना। तो फिर ये ना करें ना कि जब हम अपनी बारी आए तो दूसरों पर इल्जाम लगाने शुरू कर देंगे। अभी बैठे तो थे Establishment- PDM के हवाले से। तो देखें वो अलहदा भी होगी। पीपल्स देखें। पार्टी ने राय क्यों जुदा की? मुझे यही पहले तो तो ये बताएं, वो politics है। कहते हैं मरियम नवाज की हम बात नहीं मानेंगे। हाँ यही तो पॉलिटिक्स है सर, फिर अब नहीं मानेंगे तो जाएं फिर अपनी जो उन्होंने। आपको लगता है पीपल्स पार्टी के बगैर PDM चल पाएगी? चल पाएगी सर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इतना बड़ा धरना 126 सर दिन का नवाज शरीफ 5 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कितना काम उन्होंने मुल्क के लिए किया है। देखिए अगर आप कंपेयर करें ना PTI की हुकूमत को पीपल पार्टी से और अपना नून लीग से या अदर्स जो हमारी हैं उनसे करें, तो इसमें जब तक बेनजीर भुट्टो थी और वो भुट्टो साहब जो चले गए हैं वो थे, ये लोग काम के थे, इन्होंने पार्टी को चलाया। अब जरदारी साहब है वो कहते हैं खुद भी खाओ अगले को भी खाने दो। तो ये अच्छी वो open नारे, trade है। नारे भुट्टो जिए 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 भुट्टो, नारे भुट्टो जिए 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 भुट्टो, नारे भुट्टो जिए जिए भुट्टो। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਜੀ, ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। तो आपको पता चल गया वो पीपल्स पार्टी से? देखो मैं समझ गया सर इंशाल्लाह ताला PDM सरवाइव कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है PDM को। कर जाएगी। धरने का फायदा भी होगा। देखिए पार्टी इन्होंने PDM क्यों बनाई? PDM बनाने की रीजन यही थी कि सब एक पैनल पे आ जाए। ठीक है, एक पैनल पे होंगे तो इसका उम्मत को गिराना कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, गिरा देंगे। अब इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब भी और PDM दोनों आपस में मिलकर नवाज शरीफ साहब। आप किस पॉइंट से लेते हैं इस PDM को कि क्या ये कोई, अगर सपोज करें सारी PDM इकट्ठी होकर कश्मीर में इलेक्शन लड़ती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो क्या ये PDM कामयाब हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि PDM वैसी मफादात का टकराव था। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान देखें आप कि जहाँ पे भी जाएं, वो कश्मीर से आप स्टार्ट कर लें, वहाँ पे इनका ही मुकाबला है आपस में। गिलगित में भी इनका हुआ है, तो अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर लड़ेंगे किसके खिलाफ? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ तो अभी है ही नहीं कश्मीर में, अभी तो वो स्टार्ट लिया उन्होंने। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN का कश्मीर में मुकाबला है। PMLN की गवर्नमेंट है वहाँ पे और वो उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और पीपल्स पार्टी की पहले गवर्नमेंट थी। तो स्ट्रांग जो दो पार्टियां वो यही हैं। तीसरी पार्टी अभी मर्ज हो रही है और उनको तोड़ के वो मर्ज होगी, क्योंकि वहाँ पे तो विनिंग हार साहब को चाहिए। सरदार अतीक हैदर हो, राजा फारूक हो, जो आपके बड़े नाम हैं, इस बार क्या सरदार अतीक साहब अपनी पार्टी से जा रहे हैं या वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे या किसी और जमात में? नहीं, सरदार अतीक साहब ने तो अपनी पार्टी, उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया, तो वो PTI के साथ इताद भी कर सकते हैं। लेकिन PTI शायद ये चाह रही है कि हम अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बना के इलेक्शन के बाद जो है जिस पार्टी से गवर्नमेंट बनाने के लिए इताद करना तो वो करेंगे। तो सरदार अतीक साहब तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सबसे पुरानी कश्मीरियों की जमात उसके सदर हैं। कहा जाता है कश्मीर जन्नत को देखना हो तो जन्नत कश्मीर है, तो ये कश्मीरी जो अवाम है वो हाय मेरी जन्नत को देख रहा है सामने वो जन्नत रे। ये मेरे ख्याल में शो तुम बैन करवा के रहोगे। चलो ना कि तुसी लगे हो मैं तो तक रहे तू अपना काम कर। आप मुझे ये बताएं कि जन्नत जो कश्मीरी हैं अवाम है वो इसके लिए सेहत के लिए या इन चीज़ों के लिए वर्कआउट क्यों नहीं करते? वहाँ पे अभी भी सेहत के वो पॉइंट नहीं अवेलेबल, जो आम जो लोकल जाने वाले लोग हैं उनके लिए वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छी होटल्स नहीं अवेलेबल वगैरह वगैरह मामला। तो इस पर आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कश्मीर में जो है ना वो टूरिज़्म पिछले कई सालों से जो है वो कई लोग मेरे से भी पूछते रहे कि जी कैसी टूरिज़्म, तो अब इतना ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है। जब ये स्वात बंद हुआ और सारा, तो मिलियन और 1 मिलियन 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जाते हैं कश्मीर में, नीलम वैली में, जहाँ से ये अभी आपके गेस्ट भी थे। तो वहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो टूरिज़्म को, इससे जो है वो लोगों को रोज़गार के मौके मिले, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के तौर पे बन गई। तो लोग तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़लज़ले के बाद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। फिर अब जाके आप देखें तो शायद आप जब कश्मीर के उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक डिफरेंट स्टेट के तौर पे नई स्टेट बनी है। तो डेवलपमेंट अपनी जगह बहुत साथ जारी है। मुझे बताइएगा मियां साहब कि बिजनेस के हवाले से PTI कहती है कि डॉलर अब नीचे आना शुरू हो गया,
और आने वाले वक्तों में मजीद 2 सालों में रिलीफ मिलेगा। बतौर बिजनेसमैन एक न्यूट्रल राय दीजिएगा अपनी कि क्या वाकई आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह पॉसिबल है कि थोड़ा सा मामला ठीक हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि विद इन 2 इयर्स अगर देखा जाए, इस हुकूमत को तो हो गए हैं जी, 3 जब years 2 साल के अंदर 3 years हो गए हैं, जब 3 साल के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो फिर अगले 2 साल में क्या चीज़ नज़र आएगी? PMLN के दौर में डॉलर किधर था? 64 पे ना लगाएं, 100 पे लगा लें, ठीक है, और अब डॉलर किधर है? 155 पे। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखें कि दुनिया में जितनी ट्रेड होती है आपकी कराची पोर्ट के ऊपर, वहाँ पे इनको ये चाहिए गवर्नमेंट को कि ड्यूटी जो है वो आप रुपीज़ में लें, लेकिन ये ड्यूटी पता कैसे लेते हैं? उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके ड्यूटी लेते हैं। तो सर ये इस गवर्नमेंट का काम ये बनता है, अगर ये चाहती है ना कि मैं बिजनेसमैन को सक्सेसफुल करना चाहूँ, देखें जो भी मुल्क को आपने स्टेबल करना है ना, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को आपने देखना है, खड़ा करना है। यहाँ पे सब्सिडी नहीं है। आप चाइना चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, वियतनाम चले जाएं, किसी और अदर कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएं आप, आपसे वो बिजली चार्ज ही नहीं करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे। जब आप स्टेबल हो जाएंगे फिर आपके पास एक लिमिटाइज जो है ना वो टैक्स की रेशो आपके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे देख लें 17%, 25%, 50% तो टैक्स लग गए। तो यहाँ पे बिजनेसमैन कैसे सरवाइव करेगा? अगर आपने जिंदा मिसाल लेनी है, आप फैसलाबाद से यू मूव टू GT रोड टू शेखुपुरा, ठीक है, वहां जाए, कितनी इंडस्ट्री थी आपकी? सर बहुत इंडस्ट्री थी। आधी पॉपुलेशन आपकी जो बेचारी लेबर थी वो वहां पे वर्क करके अपने घर को सरवाइव करती थी, वो सारी बंद हो गई है। किधर चली गई है? सिंगापुर में ट्रांसफर हो गए हैं लोग। यहाँ पे जो बेनिफिट ही नहीं आप लोग देंगे बिजनेसमैन को तो फिर क्या? मुर्तजा भाई बतौर एनालिस्ट, ला 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 हम भी इस जहाज पे बैठ के सिंगापुर जाएंगे। सीधा पहुंचा दिल के दी बजे बार। मुर्तजा भाई बतौर एनालिस्ट बताइएगा कि यहाँ पे करप्शन बहुत है। अगर फ्री किया जाता है बिजनेसमैन को तो फिर वो इतना करप्ट हो जाता है कि वो हुकूमतें के अंदर रह के जंगीर तरीन साहब की मदद के साथ मिसाल देनी पड़ेगी, अरबों डॉलर कमा के साइड पे हो जाता है। अगर उसके ऊपर नैब बिठा दी जाती है तो वो कहता है मेरा काम ही नहीं, मैं करूँगा, वो ब्लैकमेल करने पर आ जाता है। ये सिलसिला है क्या? FBR हो या इन लोगों FIA हो, हमने कहाँ पे इनको रिलीफ देना है और कहाँ पे इनको पकड़ के रखना है? बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है ना टोटल, वो सारा ही करप्ट हो चुका है। नीचे से ऊपर से नीचे से लेके जाके आप देखें, हर बंदा जो है वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, कोई ये नहीं चाहता कि मुल्क के लिए कोई खिदमत क्या करनी है हमने। तो जब तक आप ये सारी जो काली भेड़ें हैं इनको इदारों से नहीं निकालेंगे, FBR हो गया, कस्टम्स हो गए सारे, तो आप देख लें कि नैब भी है, नैब का जो इदारा है अब उससे तो कोई खौफ ही नहीं रहा लोगों को। तो इसको तो बंद कर देना चाहिए। वैसे ही ये जो शरीफ लोगों के लिए बना हुआ है कि शरीफ लोगों को नवाज शरीफ लोग तो चले जाते हैं बाहर। वो देखें वो तो आराम से बाहर फील्ड में बैठे मजे कर रहे हैं। आम गरीब बंदा जिसने बकरी चोरी की है, जिसने वो यहाँ पे फंस जाता है। बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1 अरब की करप्शन करता है मलिक साहब, वो 20 करोड़ पे लगा के अपने आप को 80 करोड़ पे में वो ला जाता है और माशरे में वेस्ट कोट पहन के वो शरीफ बड़ा वो माशरे का एक शहरी बन जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में अब नैब, FIA ये सारे इदारे बिल्कुल अब बेकार हो गए। आप जो है ना वही पैसा करप्शन का उसमें से 50% जो है वो दे के सबको चुप करा दें, फाइलें अपनी गायब करा दें। यहाँ पे यही हो रहा है। एग्री करेंगे इनसी बात? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी, हो ही ऐसे रहा है। तो अब इसको चेंज किसने करना है? मैं कहता हूँ 22 करोड़ अवाम बाहर निकले ना एक ही दफा में। जैसे आप टर्की की मिसाल ले लें, देखे ना आर्मी के टैंक अभी 2 दिनों को मिलने दें, फिर शादी 22 करोड़ में। आप टर्की की मिसाल ले लें, वहाँ पे टर्की जैसे नहीं है सर नहीं है, लेकिन मैं मिसाल तो दे सकता हूँ ना आपको। जी जी, उनकी मिसाल ले, आर्मी बाहर निकली, उन्होंने बोला नहीं बनेगा तैयब एर्दोगान। उन्होंने बोला क्यों नहीं बनेगा? पूरा टर्की बाहर निकला है, लोग मरे हैं। यहाँ पे भी अवाम ऐसे ही बाहर निकले, इसको उठा के परे किसके लिए निकले? मियां साहब के लिए निकले? नहीं सर, किसी के लिए भी ना निकले, उस बंदे के लिए निकले जो इस अवाम को रिलीफ दे। कौन है बंदा? सर अब वो बंदे देखें, अगर आप नवाज शरीफ की मिसाल लें ना, वो बंदा बुरा नहीं है सर। मैं देखें, मुझे उनसे कोई मुफाद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। इस टाइम मेरी फैक्ट्री के अंदर 1500 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जितना हम लोगों से हो सकता है। अब कोरोना था, कोरोना के अंदर आप यकीन करें जितने एम्प्लॉयज थे
किसने काम किया या नहीं किया, सबको सैलरीज दी। कभी ऐसी देखिए कुछ इदारे होते हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने खड़ा किया। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स रेशियो आपको पता है कौन कौन सी कंपनीज दे रही हैं? नंबर 1 इज यूनिलीवर, सेकंड 1 इज रैकेट बेंकीजियर, थर्ड 1 इज नेस्ले, फिफ्थ 1 इज टॉप 10 FMCG कंपनीज हैं जिनके मैंने आपसे रिसेंटली नाम लिए हैं। अगर आज ये कंपनी इस पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाए ना सर, इनके पास टेक की रेशो ही नहीं आएगी। अब पीछे प्राइम मिनिस्टर पिछले साल इन्होंने बोला जी कि कोरोना आ गया, हमारी कंपनी लैब बॉय सॉप बनाती है एंड दिस वाज द एंटीबैक्टीरियल, हमने उनको 20 करोड़ रुपए का साबुन दिया, कंपनी को रिलीफ दिया, गवर्नमेंट को दिया रिलीफ कि भाई ये दें, आप लोगों में तकसीम करें। अब आपके पास एनजीओस की फील्ड आ गई है। एनजीओस क्या करता है, बाहर से पैसा लेता है, पैसा लेके कंपनीज को देता है, आगे ये स्टॉक डिलीवर करते हैं। तो सर नवाज शरीफ की अगर मिसाल लें तो नवाज शरीफ के दौर में कारोबार था, ऐसी बात नहीं है नहीं था। अब उसमें फिर जिंदा मिसालें हैं, सारी अवाम को पता है नवाज शरीफ ने इनके लिए क्या किया है, मोटरवेज बनाई है। मुर्तजा दुरानी साहब, टाइम बड़ा कम है। मियां साहब हम मुतासरीन है सन 2020 के साबन तो नहीं दिते ने देखो 20 दे चुके प्रोफिट वाले पीछे फिर जा रहे हैं, सानू भी तो रिलीफ दियो क्योंकि साल के अपना पॉपुलेट तो सीधा कर लो यार। कोई सा मुंह भी उठाइए सबसे लगा से मियां साहब पहले देखो जो मिलेगा तानो भी इंशाल्लाह, तुम घबराओ ना। मुंह धो देगी ये तो मुंह नहीं धोगे मेरा खराब हो गया इतनी जाओ इस तरह का इस तरह लाइए तो बहुत चुका देंगे इस चिट्ठी लगी ने अगर निशान पे आ जाता है। मुर्तजा भाई अपना आखिरी मैसेज हमारे मोहम्मद के लिए आपका। मेरा ये मैसेज है कि ये पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करें। पाकिस्तान का जो आप देखें टोटल बजट है उसका 2% से ज़्यादा भी आपने एजुकेशन के लिए बजट नहीं रखा। जब तक पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोगों को शऊर नहीं मिलेगा, एजुकेशन हमारा लिटरेसी रेट बढ़ेगा नहीं, उस वक्त तक ये मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो इन भाई ने बात की है कि तैयब अर्दवान वाली टर्की के अवाम की, वहाँ पे लोगों में शऊर था, एजुकेशन थी। अब यहाँ पे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब प्राइम मिनिस्टर उससे जाना था नायल होके, तो उनको यही मिसालें दी गई कि आप तैयब अर्दवान की तरह लोग बाहर निकल आएंगे और ये सारा जो है ना पंजाब और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वो जब GT रोड से निकले तो आपने देखा क्या हाल हुआ, क्योंकि लोगों में शऊर नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि मियाँ साहब ने क्या पार्टी के बरए के भी बड़ा एक मिनट जी, 2 मिनट मैसेज अपना दे दें जी, मैसेज अपना दे दें जी हमारी आवाम को। बस मैं आवाम को यही कहूँगा इंशाल्लाह ताला, अगर देखें भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, हमारे मुल्क के अंदर तालीम की बहुत बड़ी कमी है सर। हम लोग जाहिर बात है तालीम की क्यों कमी है, लोगों के पास वसाइल नहीं है। अगर आपका बेटा या मेरा बेटा या जो आवाम बैठी है इनका बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकता है, तो क्या एक गरीब बच्चे का बेटा ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ सकता? क्या उसी पैटर्न को आप देख लें कि ये जितने आपके हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, इधर क्या है, इधर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आगे से टीचर्स कहते हैं कि बेटा घर का ये काम कर लें, घर का वो कर लें। देखिए ये तालीम है हमारी इधर। हमने ये बहुत मेन पॉइंट है सर हमारे मुल्क का कि हम अपने तालीमी इदारे को स्ट्रॉन्ग करें। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा इंशाल्लाह ताला तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। जाते हुए मेरा मैसेज ये है कि अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, मेरी दुआएं इस मुल्क के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना दे कि मैं इस मुल्क के लिए खिदमत कर सकूं। थैंक यू सो मच। कहा जाता है जी कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी कौमें बनी उन्होंने तालीम से अपने आप को बनाया। हम मिसाल देते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम ने ही फरमाया है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इस्लाम ने ही फरमाया है कि गोद से लेकर गोर तक तालीम हासिल करो। तो हमें सोचना होगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, क्या हम इनके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। ज़रा सोचिए कि हम अपने बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं, क्या तरबियत भी उस तरह कर रहे हैं कि वो तालीम इनके ऊपर इम्पैक्ट करे। एक घर में बाप मौजूद है और वो कहता है कि बेटा दरवाजे पे आने वाले को कहना कि तुम्हारा बाप घर पे मौजूद नहीं है। वो बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, वो ज़हन में ये ज़रूर बिठाएगा कि शायद इसी में कोई फ़ायदा है। हम ये ज़रूर कह देते हैं कि फ़लाँ बेटा जगह झूठ बोल लेना, लेकिन देखें हमारी नस्लें जो हैं वो बर्बाद होती जा रही हैं। शायद इस कौम की वो तरबियत नहीं हो सकी, इसको वो मौसिन नहीं मिला जो इसकी तरबियत कर सके। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। हमारे साथ मौजूद हैं अदरीस दौलतवती जो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। मिली नगमे से हम मिल के गाएँगे और इख्तिताम करेंगे शो का। जी अदरीस भाई। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे
ये रोशनी